ये जो रूट 5 है ये अपरिमेय संख्या है, और ये हमें सिद्ध करना है कि ये जो रूट 5 है अपरिमेय संख्या है। ये तो है ही अपरिमेय संख्या, फिर भी हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये जो है वाकई रूट 5 जो है अपरिमेय संख्या। ठीक है, देखो चाहे इस तरह से कोई सा भी संख्या हो, रूट 2 हो, रूट 3 हो, रूट 5 हो, रूट 7 हो, इस तरह से कोई सा भी रूट के अंदर जो भी संख्या होगा उनको सेम इसी तरह से बनाना है जिस तरह से हम लोग अभी इसको बनाएंगे। राइट, तो चलो शुरुआत करते हैं। बस अगर यहाँ रूट 2 सिद्ध करने के लिए बोला जाए तो क्या करेंगे, 5 की जगह सिर्फ 2 जहाँ जहाँ 5 आएगा वहाँ वहाँ हम 2 कर देंगे। ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये जो है एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे हल माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या है। नहीं है ये परिमेय संख्या है, लेकिन हमें मानना है। ठीक है, परिमेय संख्या है। चलो तो देखो जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। बोलेंगे या रूट 5 बराबर पी बटा क्यू। कोई भी परिमेय संख्या होगा उसको हम लोग पी बटा क्यू के रूप में लिख लेंगे, है ना। पी बटा क्यू क्या है, तो पूर्णांक है। जैसे 3/2 की बात करेंगे तो 3/2 ये परिमेय संख्या हो गया। 3 भी पूर्णांक 2 भी पूर्णांक। अगर घटा 3/2 कर देते तो घटा 3 मेरा पूर्णांक 2 पूर्णांक, तो ये पी और ये क्यू पी बटा क्यू के रूप में आ गया। मतलब ये हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये है कि ये जो पी और क्यू है इन दोनों का, ये दोनों ही जो है सहअभाज्य संख्याएं हैं। पहले लिख लेते फिर थोड़ा क्लियर करते हैं आगे। ठीक है, अब P और Q की अगर बात करें तो यहां बोलेंगे, ऐसे लिख सकते हो P Q पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक है, और ये जो Q है, ये जो Q है ये Q 0 नहीं है, क्योंकि 0 हो जाएगा तो काम में खत्म हो जाएगा। फिर साथ में एक कंडीशन और है कि ये जो दोनों है P और Q, ये दोनों ही क्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या क्या होता है, जैसे 3/2 ये हमारा परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो 3 और 2 में सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए। मतलब 3 का टुकड़ा करेंगे तो क्या हो जाए, 3 गुना 1 होगा। अगर 2 की बात करेंगे तो 2 गुना 1। तो देखो ये 1 इस 2 में भी है और ये 1 3 में भी है, तो 1 दोनों में है ना, तो इसको बोलेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है, वहीं अगर इसको ऐसे बोलते हैं 6/4 अगर होगा तो 6/4 ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। ये दोनों सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये दोनों का देखो 2 गुना 3 करोगे या इसको 2 दूनी 4 करोगे तो ये जो 2 है इस 6 में भी है और ये 2 4 में भी है। मतलब 2 दोनों में कॉमन है, तो इसको सहअभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे। सहअभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, 3 और 2 को। ठीक है, तो हम ध्यान में ये रखना है, जैसे अगर हम लोग को 6/4 अगर दिया हुआ है, इसको तुल्य भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तुल्य भिन्न बोलते हैं। नहीं, तो 6/4 अगर दिया हुआ है तो उसको हम लोग क्या कर दें, काट दें। कट जाएगा ना आपस में, कितने बार में, 6/4 है, 2 का पारा में 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो फिर ये क्या हो गया, 3/2 ही हो गया। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो P और Q है ये दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्या है। मान के चलते हैं यदि वो सहअभाज्य संख्या ना हो तो उसको हम क्या करेंगे, सहअभाज्य संख्या बना देंगे। जब सहअभाज्य संख्या बना देंगे तो इन P और Q में सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। क्या होगा, सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, सिर्फ एक होगा, एक के अलावा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। चलो इस पॉइंट को विशेष तौर पर ध्यान रखना है, P Q जो है सहअभाज्य संख्या है, इसको विशेष ध्यान देना है। आगे चलते हैं, अब देखो अब समझ में आएगा। थोड़ा हम क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा लास्ट पॉइंट को यही क्लियर कर देते हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ लिखा कि P और Q, ये जो P और Q है ये दोनों सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत। अगर आगे भी हम लोग को यही मिला कि ये P और Q
अभाज्य संख्या है। अगर ये मिल गया तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये भाई परिमेय संख्या है। अगर नहीं मिला, आगे अगर हमें कुछ और मिला, कुछ और मतलब P और Q का सिर्फ एक गुणनखंड के अलावा भी अगर कुछ और मिला तो हम बोलेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। चलो अब बनाते हैं, आगे देखो। अब जब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं तो इसको थोड़ा आगे ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों को यदि हम लोग वर्ग कर देते हैं, क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। वर्ग करना समझते हो? इस तरह से पावर 2 लगाएंगे इधर तो पावर 2 इधर भी लगाएंगे, ये हो गया हमारा वर्ग। ठीक है, अब जब हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कर सकते हैं ना, दोनों तरफ जो काम करेंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो ये √5 पर स्क्वायर का मतलब √5 को हमें √5 से गुना करना है, तो √5 गुना √5 पूरा 5 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर P पर भी है और Q पर भी है, तो P² बटा ये Q² हो गया। ठीक है, आगे इसको ऐसे कर सकते हैं, ये Q² भाग में है तो बराबर की इस पार लेके आ जाएंगे। ठीक है, इस पार लेके, इधर भाग है तो बराबर की इस पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा 5 के साथ। यानी हम लिख सकते हैं 5Q² बराबर P² लिख सकते हैं। ये हमारा समीकरण 1 मान लो, ये हमारा समीकरण 1 है। समीकरण क्यों बोलते हैं, देखो फिर थोड़ा बीच में घुस जाएंगे। देखो, बीच में जब भी बराबर का चिन्ह रहे, ठीक है, और इधर और इधर दोनों साइड में कुछ रहे तो हम उसको समीकरण मान लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, या बीच में नहीं घुसना चाह रहा हूँ। तो मान लो ये हमारा एक समीकरण 1, क्योंकि ये काम पूरा नहीं हुआ है, ये काम अधूरा है, बीच में इसको छोड़ रहे हैं, इसीलिए हम इसका नामकरण कर दिए समीकरण 1। इसको रहने दो ताकि थोड़ा आगे काम आए, या ना भी करेंगे तो चलेगा, कर भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से देखो 5 गुना Q² है बराबर इतना, इससे क्या समझ में आता है, 5 गुना इतना बराबर इतना। जैसे 5 गुना 2 बराबर 10, 5 गुना 2 बराबर 10, इस क्या हुआ, 10 का ये दोनों क्या हुआ, गुणनखंड हुआ, 10 का ये गुणनखंड हुआ। या ये कहेंगे कि ये जो 5 है इस 10 को विभाजित करता है ना, क्योंकि 10 का ये गुणनखंड है तो हम बोलेंगे ना ये 5 जो इसका क्या है, इस 10 का क्या है, 10 को क्या करता है, विभाजित करता है। तो हम यहाँ बोलेंगे ये जो 5 है ना P² को विभाजित करता है, बोल सकते हैं, क्योंकि ये 5 और Q² गुना हो रहा है ना। जिस तरह से ये 10 को हम लोग 5 गुना 2 लिख सकते हैं ना, तो 5 और 2 गुना हो रहा है, इसी तरह से यहाँ 5 और Q गुना हो रहा है, गुना होकर के P² हो रहा है। तो हम यहाँ बोलेंगे यहाँ 5, ये जो 5 है इस P² को विभाजित करता है, कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो 5 है P² को विभाजित करता है। जब ये 5 P² को विभाजित करता है तो ये 5 इस P को भी विभाजित करेगा, P को भी विभाजित करेगा। क्लियर, देखो ये 5 जब इस P² को भाग देता है, जैसे यहाँ देखो ये 5, ठीक है, ये 5 यदि हम लोग का 25 का स्क्वायर को अगर भाग देता है, 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625, 25 को 25 से गुना करेंगे 625। ठीक है, ये 5 यदि 25 का स्क्वायर को भाग देता है तो निश्चित रूप से ये जो 5 है इस 25 को भी भाग देगा, 25 को भी क्या करेगा, भाग देगा, ये निश्चित रूप से भाग देगा। ठीक है, उसको लिख लिए। अब हम यहां लिखेंगे जब ये 5 P को विभाजित करेगा तो ये 5 इस P का क्या हुआ, गुणनखंड हुआ ना, इसलिए बोलेंगे
5 जो है p का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। समझ में आया ना बात? यहाँ देखो ये 5 p को विभाजित करेगा निश्चित रूप से, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, बोलेंगे कि भाई ये जो 2 है ना, ठीक है, 4 का वर्ग को विभाजित करेगा, 4 का वर्ग को विभाजित करेगा, विभाजित करता है। 4 का वर्ग क्या होता है? 4 चौका 16। ये जो 2 है 16 को विभाजित करता है। 16 क्या है भाई? 4 का वर्ग है। ऐसा नहीं कह सकते कि ये जो 2 है 3 का वर्ग को विभाजित करता है। ये 2 3 का वर्ग को विभाजित करेगा? नहीं करेगा। 3 का वर्ग क्या होता है? 9। 2 3 को विभाजित करता है क्या? 2 से 9 कटेगा? नहीं कटेगा। जब ये 2 से 9 नहीं कटेगा तो ये 3 भी नहीं कटेगा, 3 भी विभाजित नहीं होगा, ठीक है। जब ये 2 से 4 का वर्ग विभाजित होगा तो ये 4 भी विभाजित होगा। 4 का वर्ग 16, 2 से 16 कटेगा तो 2 से ये 4 भी कटेगा। जैसे 2 जो है 2 से 2 का वर्ग, 2 का वर्ग क्या होता है? 4 होता है। 2 से 2 का वर्ग विभाजित करता है तो निश्चित रूप से 2 से ये 2 भी विभाजित होगा, है ना। अगर ठीक उस समझ में आ रहा है ना? 5 जो है इस पी स्क्वायर को विभाजित करता है, पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो ये 5, ये जो 5 इस p को भी विभाजित करेगा। जैसे ये 2 यदि 2 स्क्वायर को विभाजित करता है, 2 स्क्वायर माने 4, 2 यदि 4 को विभाजित करता है तो इस 2 को भी विभाजित करेगा, भाग दे देगा। अब जैसे अगर हम इस 3 की बात किए तो ये 2 3 का वर्ग यानी 3 का स्क्वायर को विभाजित नहीं करता है, करता है? नहीं करता ना। ये 2 3 का स्क्वायर क्या है? 9 को विभाजित नहीं करता है तो मतलब ये 2 जो है 3 को भी विभाजित नहीं करेगा। 2 से 3 कटेगा? नहीं कटेगा, भाग नहीं लगेगा। समझ में आई बात? तो याद रहे, हमेशा ध्यान रखना है। तो इसी पॉइंट को हम लोगों ने लिया कि ये 5 जो है पी स्क्वायर को विभाजित करता है। जब ये पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी को भी विभाजित करेगा। जब ये पी को विभाजित करेगा तो बोलेंगे पी का ये 5 एक गुणनखंड है। जैसे अभी हम लोगों ने समझा 5 गुना 2 लिया बराबर 10 होता है। ये 5 इस 10 को क्या करता है? विभाजित करता है। तो भाई ये 5 10 का गुणनखंड हुआ ना, 10 का गुणनखंड हुआ, ठीक है। चलो अब देखो थोड़ा सा, जब ये 5 पी का गुणनखंड है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते। किस तरह से? देखो एक तरफ से हर एक पॉइंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5, यहां एक ठो और ले लेते, 5 के बराबर पी लिख सकते हैं। ये जो 5 है इस p का गुणनखंड है। p का क्या है? गुणनखंड है। तो देखो 5 गुना के, 5 के का मतलब 5 गुना के बराबर p। एक p एक संख्या है, एक पूर्णांक है। जब ये पूर्णांक है तो इसका जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 5 गुना के, अब जैसे हम लोगों ने अभी लिया 5 गुना 2 बराबर 10, है ना। तो ये हमारा p और ये हमारा k और ये 5। ध्यान से देखो, यहां चूंकि हम लोग को 10 पता है तो हम लोगों ने 2 लिया है। अब चूंकि यहां हमको नहीं पता है तो हमको इसको नहीं पता, ये भी तो नहीं पता, ठीक है। ये 5 हम लोग को पता है। क्यों पता है? यहां बता रहे हैं कि ये जो 5 है ना p का गुणनखंड है। p का क्या है? गुणनखंड है। तो हम बोलेंगे p का गुणनखंड में एक पूर्णांक है 5, एक 5 संख्या है। क्लियर? चलो 5 के लिख लिया। अब हम थोड़ा ऐसे लिखेंगे। देखो हम क्या करते हैं, इन दोनों को स्क्वायर कर देते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ दोनों को वर्ग किया था ना, ठीक उसी तरह से दोनों तरफ इसमें भी वर्ग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 5k का वर्ग और ये p का वर्ग हो गया। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। अब ध्यान दो, 5k पर स्क्वायर का मतलब
5 के को 5 के से गुना करना है, तो 5 5 है 25 और ये के पर स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पी स्क्वायर है ना, समीकरण 1 में देखो पी स्क्वायर 5q² बराबर पी स्क्वायर है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ देखेंगे 5q² और ये पी स्क्वायर दोनों आपस में क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो हम पी स्क्वायर के जगह 5q² को तो लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो हम इस पी स्क्वायर के जगह हम 5k² लिख देंगे, नहीं सॉरी 5q² लिख लेते हैं। कोई दिक्कत भाई, यहाँ पी स्क्वायर है ना, इस पी स्क्वायर के जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया, पी स्क्वायर का जो मान है उसको लिख दिया। इतना लिखने के बाद अब यहां हम ध्यान देंगे, इधर 25 है और इधर 5 है, औचर को एक तरफ लेके आ जाते हैं, संख्या को एक तरफ लेके आ जाते हैं। तो देखोगे ये 5 जो है क्यू के साथ गुना हो रहा है, तो इसको बराबर के जब इस पार लेके आ जाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। इसको अगर यहां से उठा के इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। भाग हो जाएगा तो ये दोनों कट जाएगा, है ना। बस अगला स्टेप में हमको यही करना है, इस 5 को लाना नहीं है, वही काट देना। तो 5 का पारा में कितने बार है, 5 5 है 25 k² बराबर q², क्योंकि 5 तो इधर कट गया। यहां तक हो गया। अब यहां ध्यान दो, ये जिस तरह से हम लोगों ने इसको देखा था 5q² 5k², यहाँ q² है यहाँ k² है, p² एक जैसा लग रहा है। तो हम जिस तरह से इन तीनों लाइन को लिखे उसी तरह से यहां भी लिख सकते हैं। यहां लिखेंगे, यहां ये जो 5 है जिस तरह से यहां लिखे थे 5, ये जो 5 है p² को विभाजित करता है यहाँ, तो उसी तरह से ये जो 5 है इस q² को विभाजित करता है, q² को विभाजित करता है। इसके नीचे लिख लेना, ठीक है। जब ये 5 q² को विभाजित करता है तो ये 5 q को भी विभाजित करेगा। अभी हम लोगों ने समझा। अच्छा, इस समीकरण को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, छोड़ो हटाओ। बोलेंगे इसीलिए 5, ठीक है, ये जो 5 है इस q को भी विभाजित करेगा। जैसे ये 5 p को विभाजित किया तो बोलेंगे 5 q को भी विभाजित करेगा। अब जब ये 5 इस q को विभाजित करेगा तो मतलब ये 5 जो है q का एक गुणनखंड हुआ। जैसे ये 5 p का गुणनखंड है, इसी तरह से यहां जो है बोलेंगे इसीलिए 5 q का एक गुणनखंड है। ध्यान से देखो, सबसे पहले हम लोगों ने क्या माना था, p और q जो है ये सहअभाज्य संख्या है। क्या है, सहअभाज्य संख्या। मतलब p और q में सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, दोनों का सिर्फ एक गुणनखंड है ना, और दूसरा नहीं है। लेकिन यहां देखो हम लोगों ने क्या देखा, ये जो 5 है इसको जब आगे बढ़ाए तो ये जो 5 है p का गुणनखंड निकल गया, और 5 जो है q का भी गुणनखंड निकल गया। p और q का गुणनखंड क्या निकला, 5। तो ये 5 बोलेंगे, ये जो 5 है p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। दोनों का हुआ ना, ये 5 p का भी गुणनखंड है और 5 q का भी गुणनखंड है। तो बोलेंगे जो 5 है ये p और q दोनों का गुणनखंड है, मतलब ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है। हम तो माने थे सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यहाँ तो हम लोग का 5 निकल गया। तो हमारा मानना क्या हो गया, गलत ना हो गया भाई। माने कुछ और निकला कुछ, मतलब हम लोग का माने गलत है, माने ही उसको गलत है कि ये परिमेय संख्या है ना। तो बोलेंगे अतः हमारा मानना गलत हुआ कि p
तथा q अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं हैं। जब ये अभाज्य संख्याएं नहीं है तो ये √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बोलेंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस इतनी सी बात थी, हो गया, खत्म। उतार लो इसको।